दोस्तों आज बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे पहले हमारे पैसे पे था और हाउ और मनी वाज सेव्ड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ऐसा था कि 1971 तक अमेरिका ने क्या एक रूल बनाया हुआ था कि जितना भी पैसा जितना भी डॉलर वो लोग प्रिंट करते हैं, जितने बॉन्ड वो लोग प्रिंट करते हैं, कागजी बॉन्ड, और जितना भी वो लोग कर्जा देते हैं विदेशी लोगों को, वो इट इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। तो टिल 1948 से उन्होंने स्टार्ट किया, 48-49 से उन्होंने बोला कि गोल्ड की बैकिंग होगी, तो अपना आप सोना जमा करिए और उसके बदले आप डॉलर ले लीजिए हमारे, और आके उसको यूएस में खर्चा करिए। आप हमारे बॉन्ड ले लीजिए, हमारे सरकारी बॉन्ड जो यील्ड होती है उसकी वो ले लीजिए, और उसके बदले फिर आपको सोने की गारंटी रहेगी। तो इस प्रकार से अमेरिका ने क्या किया कि करीब 20, 25, 30 साल तक तो खूब इन्होंने गोल्ड इकट्ठा कर लिया अपने पास। दुनिया भर का गोल्ड इनके पास आ गया। और पहले क्या था कि लोग क्या करते थे, डॉलर लेके आते थे, बोलते हमको गोल्ड दे दो। तो ये गोल्ड देते थे शुरू में, लाइक अ पॉन्जी स्कीम। जैसे किसी पॉन्जी स्कीम में होता है ना कि शुरू में आपको जैसे किसी ने बोला कि आप 100 रुपये जमा करो, आपको 10 रुपये हर महीने दूंगा मैं। तो आपने बोला वाह 10 रुपये हर महीना, वाह 10% महीना। तो शुरू में जब लोगों ने जमा करते हैं तो उसी 100 रुपये में से 10 रुपये वापस करते रहते हैं हम लोग। तो जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं वो फिर हम पैसा वापस करना बंद कर देते हैं। एज अ पॉन्जी स्कीम में जो काम चलता है, इससे राम सर्वे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या फिर शारदा स्कैम, वही जो स्कैम होते रहते हैं इस तरह के। तो इसे ऐसे ही काम करते हैं कि शुरू में आपके पैसे से ही आपको पैसा वापस करते चले जाते हैं। फिर जब बात फैलती है जंगल में हवा की तरह, जब सब लोग आ जाते हैं यार कि 100 रुपये दो, 10 रुपये महीना मिलेगा, एक साल में पैसा डबल हो रहा है, तो बाद में एक टाइम के बाद देन दे स्टॉप गिविंग द मनी। तो यही कई काम यूएस ने किया। इन्होंने क्या किया कि शुरू में तो गोल्ड वापस करना शुरू कर दिया, और इन्होंने बेतहाशा डॉलर छापा उसके बाद, और डॉलर छापा, बॉन्ड छापे और बेचना शुरू कर दिया उसको मार्केट में। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर छाप दिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने छाप के मार्केट में बेच दिया। और दुनिया में उतना गोल्ड है ही नहीं, गोल्ड उतना हो सकते नहीं जितना आप मनमर्जी छापते जाए। तो जब ये लोग छापते गए अपने पैसे, उसके बदले गोल्ड लेते गए, तो इनका नेटवर्थ बढ़ता गया, इनकी वैल्यू, इनकी पावर बढ़ती गई। वी नो कि दैट डॉलर वाज बैक्ड बाय गोल्ड। जो गोल्ड था उससे बैकिंग थी उसकी। वक्त गुजरा, समय गुजरता गया, और फिर आप देखिए कि 1971 में निक्सन साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा है कि अब इतना गोल्ड तो हमारे पास नहीं है, वी कांट रिटर्न ऑल द गोल्ड। हमने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और बॉन्ड प्रिंट करके दे दिए हैं, कागजी पत्र दे दिए हैं आपको, तो उतना गोल्ड आप, फ्रांस ने अपना गोल्ड वापस मांग लिया था बीच में। फ्रांस ने बोला नहीं भाई, हमको हमारा गोल्ड वापस कर दो, जितना दिया था हम अपने डॉलर ले लो, हमको नीचे हमारा गोल्ड वापस कर दो। तो यूएस ने कहा नहीं, वो तो संभव नहीं है, इतना तो गोल्ड है ही नहीं हमारे पास, कहीं नहीं है गोल्ड, तो सब खत्म हो गया। और इसलिए बेस्ड ऑन फेथ ऑफ अमेरिका, अब जो यूएस डॉलर है वो सिर्फ अपने फेथ पे बैक्ड है, उस किसी गोल्ड से बैकिंग नहीं है। उस आपको सिर्फ अमेरिका के ऊपर विश्वास रखे कि डॉलर चलेगा यूएसए में, दुनिया भर में अमेरिका की पावर रहेगी, इसलिए उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा लिया कि अब हम लोग वर्ल्ड करेंसी से गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दे रहे हैं। तो उनकी देखा रही कि दुनिया के सारे बैंकों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया। तो जिन जिन लोगों ने गोल्ड जमा करके रुपया लिया था, उनको अब सिर्फ रुपये के बदले रुपया मिलेगा, गोल्ड नहीं मिलेगा। जैसा अभी देखो इंडिया में एक स्कीम चल रही है, SBI की स्कीम मोदी साहब ने निकाली थी कि आप अपना गोल्ड जमा करिए और आपको उसके बदले गोल्ड बॉन्ड मिलेंगे 5 साल के, और 5 साल के बाद आपको 10% एक्स्ट्रा, जो गोल्ड का रेट होगा उसका 10% एक्स्ट्रा, या तो आपको गोल्ड मिलेगा या आपको उसका बॉन्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो टोटल 500 ग्राम सोना जमा हुआ इंडिया में, तो वो तो फ्लॉप ही हो गया। अगर वो फ्लॉप ना भी होता तब भी वो पैसा आपको मिलता नहीं। गोल्ड कहाँ से मिलेगा? जो गोल्ड आपने दे दिया, गोल्ड को देगा आपको कागज़ से बदले। आप बताइए, 1000 का नोट है ये, और ये 1000 रुपये का सोने का है, तो कौन आप चूज़ करेंगे? आप नोट चूज़ करेंगे कि सोना चूज़ करेंगे? आपका ब्रेन वॉश है, आप नोट चूज़ करेंगे। पर लिटरली उस कागज़ की नोट की क्या वैल्यू है? कल को मोदी साहब रात को 8 बजे आके बोलें कि कल से जो कागज़ के नोट आपके जेब में है वो कागज़ के रद्दी के टुकड़े हैं, और कल को मेरे पास सोना था वो 1000 रुपये के बदले, और मोदी जाके बोलेंगे आपकी जेब में जो सोने का टुकड़ा है वो कागज़ का रद्दी का टुकड़ा है, तो वो नहीं होगा। गोल्ड की, सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मेटल्स की वैल्यू है, उनकी खुद की ताकत है। दे आर बैक्ड बाय देमसेल्व्स। सोना हर जगह लगता है, सिल्वर हर जगह इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसका यूज़ है, वो यूज़फुल चीज़ है। सोना तो दवाइयों में लगता है, बहुत सारी मेडिसिन में भी लगता है। स्वर्ण भस्म के अलावा भी बहुत सी मेडिसिन होती है जिसमें सोना यूज़ होता है।
बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पेसमेकर में लगता है, मोबाइल के चिप में लगता है, माइक्रो प्रोसेसर में लगता है कंप्यूटर। इतना इतना अच्छा कंडक्टर है कि बहुत ऐसा ही कंडक्टर चाहिए हमको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एक एप्पल के आईफोन में आप निकालेंगे तो आपको 5-6 हज़ार का सोना होता है उसके अंदर, और अब फ़ोन आपका कुछ है उसका रेट है तो उसको गोल्ड स्क्रैपर्स को स्क्रैप करके बेचते हैं। तो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो यूएसए साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भाई अब गोल्ड नहीं मिल पाएगा, गोल्ड है ही नहीं, कहाँ से देंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि अब अमेरिकन के ऊपर फेथ रखिए आप, उसके ऊपर अब चलेगा। वी नो दैट वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 200 ईयर्स से अमेरिका चल रहा है, उसकी फेथ पे आप 300 साल की फेथ पे आप हमारा डॉलर चलाइए। तो लोगों को भ्रम हुआ यार ये तो दिक्कत है। तो लोगों ने ठीक है डॉलर नहीं वापस करो, गोल्ड मत दो, फिर वी विल स्टार्ट सेलिंग द डॉलर, हम लोग डॉलर मार्केट में बेच देंगे फिर डॉलर। मैं पर डॉलर रखा, डॉलर बेच के रुपया ले लूँगा मैं आरबीआई को दे के। वो तो सोना ही दोगे लेकिन रुपये कुछ तो दोगे उसके बदले। तो कुछ सेलिंग स्टार्ट हो गई इसकी। तो फिर यूएसए ने बोला नहीं यार डॉलर को किसी से बैकिंग करनी पड़ेगी, अगर इसकी बैकिंग नहीं होगी तो हमारे इसकी बिल्कुल वैल्यू ज़ीरो, हम लोग तो फिर सड़क पे आ जाएंगे। तब निक्सन साहब गए सऊदी अरबिया, और उन्होंने सऊदी अरबिया के ओपेक कंट्रीज से, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होते हैं, उनसे समझौता किया कि जितना भी भैया आपके पास तेल है वो आप डॉलर में बेचेंगे और बदले में आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। तो मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, सऊदी अरबिया हो गए और ये उनके साथ के कतर, के जो कुवैत, ये सब जो आसपास के जो मित्र जो देश जो हैं ओपेक वाले सेकुलर मुस्लिम कंट्रीज़, इन्होंने बोला ठीक है हम लोग आपके डॉलर में बेचेंगे अपना तेल, आपको उसके बदले प्रोटेक्शन दीजिएगा। अब देखिए कितनी मज़े की बात है कि इन लोगों का तेल है वो बिक रहा है डॉलर है, मतलब बेसिकली अमेरिका उसको बेच रहा है। सीधी बात है, अगर मुझे डॉलर मिल रहा है तो मैं बेच रहा हूँ, अगर मैं यहीं जाता हूँ मुझे रुपया मिलता है मेरे सामान का तो मेरा मैं बेच रहा हूँ, नहीं तो मुझे डॉलर मिलता है तो दूसरा देश बेच रहा है। क्योंकि इन द एंड आपको डॉलर मिल भी गया सऊदी अरबिया वालों को तो उनको यहाँ देश में चलता नहीं है, उसको उन्हें अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 2% टैक्स देना पड़ेगा बैंक को, कन्वर्जन टैक्स जो होता है, करेंसी कन्वर्जन टैक्स जो भी रेट वगैरह आता है। तो इन एंड की शादी मेरी बेटी है, शादी कोई और कर पा रहा है, वही स्थिति है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। तो दुनिया भर की गुलामी जो है उसी वक्त मुस्लिम कंट्रीज ने दुनिया का नाम लिख दी थी जब उन्होंने बोला था कि ठीक है हम डॉलर को तेल में डॉलर बेचेंगे, तो ऑयल विद इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी ऑयल बन जाएगी। अब देखिए उस समय क्या हुआ कि अब इन्होंने बोला ठीक है हम तो डॉलर में तेल को बेचेंगे, और उनकी हिम्मत भी नहीं थी सऊदी अरबिया क्या कर लेता। अभी अब देखिए अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया और गद्दाफी को वहाँ मार दिया, लीबिया में अभी असद के पीछे पड़े हुए हैं, ईरान के पीछे पड़े हैं यूएस वाले, क्योंकि ईरान बोलता है हम रुपए में बेचेंगे तेल, हम तो डॉलर में नहीं बेचेंगे, हम डॉलर में क्यों बेचें। हाँ गद्दाफी साहब ने बोला मैं पेट्रोल डॉलर लाऊंगा, मतलब मैं गोल्ड लाऊंगा, मुझे गोल्ड दो और उसके बदले आप तेल दो। ये गद्दाफी ने बोला कि उतनी कीमत का गिव मी गोल्ड, या उसने खुद के गोल्ड चलाए थे गद्दाफी साहब। तो गद्दाफी साहब के पास क्या था कि इनके पास 150 बिलियन डॉलर्स का इनके पास एसेट थे, पैसा भी था, गोल्ड भी था। गोल्ड था बेसिकली 150 बिलियन डॉलर का गोल्ड हो गया। तो बोला मैं अपने गोल्ड के सिक्के चलाऊंगा, आप मुझे इस पैसा दीजिए, सिक्के लीजिए, सिक्के में हम लोग आदान प्रदान करेंगे, मैं खुद की अपनी करेंसी चलाऊंगा, आई विल नॉट गो विद यूएस डॉलर। तो फिर नाटो कंट्रीज से मिलके जो सारे नाटो कंट्रीज होते हैं वेस्टर्न एलाइज, जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब ने मिलकर हमला किया नाटो देशों ने, और इसको गद्दाफी साहब को ख़त्म कर दिया। तो ये लोग ख़त्म कैसे करते हैं, पहले आपको बदनाम करेंगे। तो ये पहले उन्होंने गद्दाफी जी को बदनाम किया कि इनके पास ये औरतों के साथ रहते हैं, बहुत सारे इनके संबंध हैं औरतों से, और कि बॉडी गार्ड औरतें हैं, ये है वो है। और जब सेक्सुअल बदनामी होती है किसी आदमी, जैसे आशाना बापू की हो गई, गुरु राम रहीम की हो गई, तो वो लोग फिर ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारे जो मास मीडिया, जो मास लोग होते हैं, जो कॉमन आदमी होता है, वो सेक्स को बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी से दिखता है, हालांकि इसका कोई भी संबंध नहीं है नैतिकता के साथ। अरे वो गद्दाफी था, वो राजा था, और किसके साथ है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई रेप तो नहीं कर रहा ना, आपके साथ रह रहा है, आपके घर में रह रहा है, बड़ा आदमी था, लोग साथ में से रहते थे। तो उसको उन्होंने ऐसे बदनाम करके ख़त्म कर दिया, उसको मार डाला। सद्दाम को भी ऐसे मारा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कितना भद्दा मजाक है कि इराक छोटा सा जो देश है वो अमेरिका पे क्या हमला करेगा। पहले तो आपने विमान खुद ही के ऊपर खुद ही उड़ा दिए, उसके बदले आपने अटैक किया, अफगानिस्तान को खा गए पूरा। अफगानिस्तान को मालूम है क्यों हमला किया अमेरिका ने? उसको हमला किया इन्होंने अफीम की खेती के लिए। अफगानिस्तान में जो हिमालयन बेल्ट है उसमें अफीम की खेती बहुत अच्छी होती है। तो अफीम जो ड्रग माफिया को अफीम चाहिए, अफीम क्या खरीदना तो पड़ता था पहले, तो पूरा अफीम बेल्ट को इन्होंने, ड्रग्स बेल्ट को, मार्जुआना जो होती है बहुत से मेडिसिन में काम आती है, पेन किलर में मार्जुआना बहुत काम आती है, हेरोइन, ये सब पेन किलर से बहुत काम आती है। तो उस पूरे हिमालयन बेल्ट को इन लोगों ने कब्जे में करने के लिए अफगानिस्तान को ख़त्म किया, ओसामा चिल्ला के उसको मार डाला।
अरे आप बताइए, छोटा सा देश इराक अमेरिका पे क्या हमला करेगा? वो मजाक होता है। वो तो ये जो विमान उड़ा है तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 घंटे तक विमान अमेरिकन के हवाई स्पेस में उड़ते रहे और वो हाईजैक हो गए और यूएस वाले उसको हवा में रोक नहीं पाए, उसको कहीं लैंड नहीं करवा पाए और वो जाके वो बिल्डिंग में घुस गए। इतनी बड़ी स्टील की कंक्रीट की बिल्डिंग को एक खोखले एल्युमिनियम के एरोप्लेन ने छेद कर दिया, उस पार से भी निकल गया। आप एक कार को बिल्डिंग में मारिए, स्टील की कार होती है, उड़ती नहीं है, स्टील की होती है, बहुत मजबूत होती है, 1000 किलो की कार होती है, उसको मारिए बिल्डिंग में, वो टकरा के लौट आएगी। और इतना बड़ा प्लेन जो हल्का होता है, प्लेन तो कार से भी हल्का होता है, प्लेन को हवा में उसको उड़ना है तो काफ़ी हल्का होता है प्लेन। इट इज़ बेसिकली एल्युमिनियम टाइटेनियम का बनता है, बहुत ही हल्का होता है, इतना हल्का कि उड़ सके वो खोखला डब्बा, खोखला होता है प्लेन, वो खोखला डब्बा टकराया, बिल्डिंग से टकराया, बिल्डिंग के पार भी निकल गया वो, और उससे पूरी बिल्डिंग पिघल गई। वो उतने 1100 डिग्री का टेम्परेचर पैदा हुआ और उससे स्टील पूरा पिघल गया और पिघलते पिघलते बिल्डिंग नीचे गिर गई। ये तो मतलब साइंस के नियमों के एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। अमेरिकन लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि ऐसा मत बोलो भाई कि बिल्डिंग से प्लेन टकराया और फिर प्लेन उड़ गया। ये तो लोग, कोई बच्चा भी नहीं मानेगा इस बात को। आप टकरा के देखिए, आप अरे खोखला एरोप्लेन, या तो उससे मिसाइल्स बंधे हों तो अलग बात है, कैसे बिल्डिंग को कैसे उड़ा देगा आप बताइए? इतना टेम्परेचर पैदा कर देगा, इतना पेट्रोल गिर के हो जाएगा। बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती है, फायर स्टैंडर्ड्स उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर पूरा निकलता है कि कुछ भी हो जाए, बम भी गिर जाए तब भी बिल्डिंग बची रहे। उसको ऐसा बॉम्ब के हिसाब से बनाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड टावर थे वो, उनको मिसाइल प्रूफ बनाया गया होगा, भूकंप रोधी बनती है बिल्डिंग। तो फिर वो तो कहीं छोड़िए। तो अमेरिकन ने क्या किया, वहाँ जाके इन्होंने पूरा अफगानिस्तान में इन्होंने पूरा हेरोइन का और जो जितना भी जो ड्रग्स होते हैं, जो हिमालयन की जो अच्छे अच्छे जो जड़ी बूटियों को पूरा उनका मार्केट उन्होंने कब्जा कर लिया। वहाँ पर तेल भी है अफगानिस्तान में, गैस भी है, लेकिन वो ड्रग्स का ज़्यादा वहाँ पर जलवायु ज़्यादा अनुरूप है उसके। फिर उन्होंने इराक पे हमला किया, इराक पे पूरा तेल का पाइपलाइन लगा के पूरा तेल लोगों ने निकाल लिया, सद्दाम को वहीं पर मार के गिरा के फेंक दिया। गद्दाफी को भी इन्होंने ऐसे ही मारा। अभी असद के पीछे पड़े, असद को रशिया बचा रहा है क्योंकि सीरिया का संबंध रशिया के साथ थोड़ा है, इसलिए थोड़ा मामला लटका हुआ है। अभी नॉर्थ कोरिया के पीछे पड़े हुए हैं उसी वजह से, बिकॉज दे डोंट रिकॉग्नाइज डॉलर को नहीं मानते। तो जो यूएस डॉलर है अभी किससे बैक्ड है? ये ऑयल से बैक्ड है और अमेरिकन आर्मी से बैक्ड है। कि आप कुछ करके देखिए, जैसे अगर इंडिया बोलते हैं हम तो डॉलर नहीं लेंगे, हम तो अपने रुपये में पूरा कारोबार करेंगे इंटरनेशनल, तो वो इंडिया पे अटैक कर देंगे। फिर हमसे जीत जाओ पे दम है तो जबरा मारे और रोवे ना दे वाली स्थिति है। हम तो जीत जाओ, पहले बदनाम करेंगे फिर आप पे हमला करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए किस तरह से अमेरिका ने दुनिया का सोना पहले लूट लिया पूरा, दूसरी बार भी लूट लिया। लोगों ने सोना जमा किया, उसको डॉलर लिया और फिर उन्होंने बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। तो फिर जब बैकिंग की बात आई तो उन्होंने बोला बैक बाय ऑयल है, अब ऑयल जाने वाला है, अब ऑयल चला जाएगा तो किससे बैकिंग होगी बताइए? अब ऑयल खत्म होगा 2020 तक, 25 तक ऑयल पूरा खत्म हो रहा है, 30 तक पूरा ऑयल की वैल्यू भी गिर जाएगी। तो किससे अब अमेरिका अपनी गोल्ड डॉलर की पैकिंग करेगा? लोग डॉलर क्यों लेंगे? एक तो यूएस आर्मी हो गई, फिर देन दे विल मेक सम मोनोपोलिटिक प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या उसके चिप्स हो गए या कंडक्टर हो गए, जो बैटरी कार आने वाली बैटरी का कुछ पार्ट हो गया जो सिर्फ यूएस डॉलर में मिलेगा, जो सिर्फ अमेरिका में बनेगा। ओके, बनेगा ही नहीं वो। तो टेक्नोलॉजी के जरिए ना दे विल बैक टेक्नोलॉजी बाय डॉलर के कुछ, जैसे कुछ आपको सर्वर खरीदना है तो सिर्फ डॉलर में मिलेगा आपको वो, यू कैन परचेज इट इन रुपीज़। तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं इसको ये लोग बैक कर देंगे और उसी हिसाब से ये लोग चलते रहेंगे। तो जैसा आपको मैंने बताया कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है आज के ज़माने में, तो आपका जो रुपया है वो कागज़ का टुकड़ा है, सिर्फ सरकार की बैकिंग है। सरकार अगर चाहेगी तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ज़ीरो है। इसलिए कुछ एसेट्स आपके पास 25% एसेट गोल्ड में या सिल्वर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी ना आ जाए कि पूरा सब कुछ ठप हो जाए, तब तक तो गोल्ड आपकी वैल्यू करेगा ही करेगा। क्योंकि जब करेंसी हल्की होती आएगी तो गोल्ड आपको बचाएगा, लेकिन जब पूरा फाइनेंशियल क्रैश हो जाएगा 20 साल के बाद, मान लो होता भी है, तब तो गोल्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट से कि ठीक हम गोल्ड को भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जैसा 1931 में हो चुका है, तो भाई गोल्ड भी कोई ट्रेडिंग करेगा तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इन द एंड तो कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन छोटे मोटे क्राइसिस में अगर देशों में क्राइसिस आ जाती है तो गोल्ड एक अच्छा है जी। अच्छा, अभी देखिए मज़े की बात कहीं, मीडिया आपको कुछ बातें कभी बताता नहीं है। जैसे अभी अर्जेंटीना, वेनेजुएला और वियतनाम और जिम्बाब्वे और इजिप्ट, ऐसे कई देश हैं जिनके बारे में कोई खबर नहीं आती है। इजिप्ट ने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो चुका है, अर्जेंटीना में क्रैश हो चुका है, जिम्बाब्वे में क्रैश हो चुका है। जिम्बाब्वे में 3 अंडे आपको बिलियन डॉलर में जाके मिलते हैं, जिम्बाब्वे रुपये में मिलते हैं। अब तो जिम्बाब्वे ने डॉलर को अपना ही लिया है, पूरा करेंसी, बोला हम डॉलर में ही काम करेंगे, हमारा करेंसी खत्म हो गया। इस प्रकार से कई देश अभी ऐसे हैं जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे हैं। अर्जेंटीना में कुछ दिन पहले खाली 5,000 यूरो पर वीक निकालने की अनुमति थी और बैंकों ने लगाम लगा दी कि पैसा आपका नहीं निकलेगा। तो बैंक में पैसा रखने का एक नुकसान ये भी है कि सब कुछ डिमोनेटाइज हो गया, पूरा पैसा बैंकों में आ गया। अब बैंक की मर्जी है,
अब बैंक बोलेगा नहीं, एटीएम विड्रॉल लिमिट तो सिर्फ 5,000 रुपये ही है, तो आपका पैसा फंस गया बेसिकली, 4% के लालच में आपका पैसा वहाँ जाके फंस गया। अब जब गवर्नमेंट चाहे कि भाई सिर्फ 1,000 रुपये निकालने को मिलेगा, अभी तो देश में बहुत संकट आ गया है, तो पूरा पैसा आपका फंस गया, अब आप हो गए डिमोनेटाइज, जेब में है नहीं कुछ कौड़ी, तो कहाँ जाएंगे फिर आप? फिर आप बैंक पे जाके एटीएम कार्ड डालिए तो कार्ड नॉट वर्किंग। व्हाट इज अ बैंक? बैंक भी एक बिटकॉइन है, वेबसाइट है, सिर्फ नंबर दिखते हैं आपको, सर्वर है, कुछ नहीं, उसके अलावा कोई पैसा है थोड़ी कहीं। सिर्फ पैसा टाइप कर दिया, खाली बैलेंस है वो, यहाँ इतना पैसा, इसके बदले इतना पैसा, सिर्फ बैलेंसिंग करके रखी है उन लोगों ने। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो उस 5 लाख के मुकाबले आपके पास डबल पैसा है। तो 10 लाख की कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं होती उस बैंक सर्वर की। कल को आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर डाउन हो जाए, खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं आपके पास। कहाँ जाएंगे आप? पासबुक लेके जाएंगे और एसएमएस दिखाएंगे, कोई मतलब ही नहीं उसका, सब चीज़ें बेकार है। जो करेंसी होती है, अगर वो गोल्ड से बैक होती है तब तो उसकी फिर भी कुछ वैल्यू है। अगर करेंसी नहीं है, गोल्ड से बैक भी नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं दुनिया भर में हो रही हैं, अमेरिका में हो रही हैं, इंडिया में हो रही हैं, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आपके पास अच्छे कानून होने चाहिए, जिससे नेता लोग अपनी मर्जी से कुछ भी ना आपके ऊपर चेप सकें। जब तक ले जनता डरेगी, जनता से लोग डरेंगे नहीं। अभी देखो यूएस में अच्छे कानून हैं, इसलिए अमेरिका को कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि अगर कल को मान लो उन्होंने बोल भी दिया कि भाई हमको तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, हमको गोल्ड चाहिए, तो दुनिया में जहाँ भी गोल्ड होगा उनकी आर्मी लूट के ले आएगी। सबसे बड़ा लुटेरा अमेरिका, इन्होंने $150 बिलियन गद्दाफी का लूटा, इन्होंने पता नहीं कितना डॉलर इन्होंने उसका सोना और सब डॉलर जो महलों में था लूटा, सद्दाम का लूटा। व्हाट दे डू, पता है लोग क्या करते हैं? ऐसे इन्होंने सद्दाम के महल पे हमला किया था, उसके पूरा महल डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग, क्योंकि जो लूटते हैं ना बाद में लोग आके ढूंढेंगे कि फोटो में ये था वो था, तो बोला सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया। अच्छा, एक मज़े की बात और अभी याद आई कि जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका में सितंबर में, तो क्या हुआ कि इतना बड़ा विमान, उसने पूरी बिल्डिंग पे हमला किया और बिल्डिंग पूरी जल गई, विमान भी पूरा जल गया, सब लोग भी मर गए, किसी की शक्ल भी नहीं मिली। लेकिन आतंकवादियों के पासपोर्ट सीआईए ने जब्त किए, ज़मीन पे पड़े हुए थे। तो क्या मज़े की बात है कि कंक्रीट की बिल्डिंग जल गई, स्टील जल गए, पूरा प्लेन जल गया, एक आदमी की लाश भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो पासपोर्ट एकदम सुरक्षित ब्लैक बॉक्स में रखे थे, लग रहा है वहीं पड़े हुए मिले, कोने में पड़े हुए, उनको उठा के दिखाया, हाँ भाई ये तो आतंकवादी थे, इन्होंने इस पर हमला किया। तो यूएस एक कोई ऐसा नहीं है, कोई गद्दार देश नहीं है। यूएस का मतलब वो अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने नागरिकों के लिए काम करते हैं, उनके पास अच्छे कानून है, इसलिए अपने देश के लिए काम करते हैं। सेना उनकी स्ट्रॉन्ग इसीलिए है कि जो उन्होंने हवाई पैसा क्रिएट भी किया है, उसको उन्होंने आर्मी में लगाया हुआ है। उनकी सेना कॉम्बैट करती है, लड़ती है, तो उनको उनके पास अगर कर्जा है भी, ऐसे कि मान लो इंडिया ने अमेरिका को $10 बिलियन का कर्जा दे दिया, अब अमेरिका बोलता है मैं कल आपको नहीं चुकाऊँगा। ऐसा होता है कि मोहल्ले का गुंडा बदमाश जो होता है, उसको आपने कर्जा दिया, आपको नहीं चुकाएगा, तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, सीधा बैठे रहिए। अरे बॉन्ड क्या होते हैं? जो बॉन्ड खरीदते हैं ना, हम लोग विदेशी बॉन्ड खरीदते हैं, ये कर्जा ही होते हैं। वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं वहाँ के सेंट्रल बैंक्स, कि भाई मैंने $20 बिलियन का बॉन्ड इशू किया हुआ है और इसको लोग खरीदेंगे, उसके बदले आपको कुछ समय के बाद वापस करेंगे, पैसा वापस किया जाएगा कुछ % बढ़ा के। तो बॉन्ड भी ऐसे होता है, लाइक शेयर्स होता है, बॉन्ड भी काम करता है। तो सरकारें अमेरिकन बॉन्ड खरीदती हैं, उनको लगता है अमेरिका का बहुत सेफ इकोनॉमी है और उस बॉन्ड आगे बढ़ेगा। और जैसा 1971 में हुआ कि गोल्ड वापस नहीं करेंगे, कल को बोलते हैं कि बॉन्ड वापस नहीं करेंगे, तो आप क्या कर लोगे? आपके पास ना कोई सेना है, ना आपके पास कोई पावर है। तो जो देश अंदर से मजबूत नहीं होते हैं, जिनके पास अच्छे मजबूत कानून नहीं होते हैं, वो देश कुछ भी नहीं कर सकते। राइट टू रिकॉल के कानून होने चाहिए, या राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर के कानून होने चाहिए। जब राइट टू रिकॉल के कुछ कानून आपके पास आएंगे, कुछ जूरी ट्रायल आएगा, जैसा कि यूएसए में है, तो इंडिया भी यूएसए बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वहाँ के लोग तो यहाँ से ज़्यादा डम्ब हैं, वहाँ के लोग जहाँ से ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और कम मेहनती लोग हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो बाहर से आके इकट्ठा हो गए। लोग इकट्ठा क्यों होते हैं? मैं कंपनी यूएस में खोलना क्यों चाहूँगा? मुझे पता है कि मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, वहाँ पे कानून बहुत तगड़े हैं, जज जल्दी काम करते हैं। कुछ गड़बड़ होगी तो मैं तुरंत आई कैन गो टू कोर्ट एंड आई कैन गेट अ जजमेंट ओवर देयर। इंडिया में क्या है, आप केस कर लीजिए। यहाँ तो लोग वकील का नंबर देंगे, इनसे बात कर लीजिए, इनसे केस कर लीजिए आप। अगर आप बोले मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, बोले ठीक है यहाँ से रास्ता यहाँ से है, इधर निकल लीजिएगा, आप वहीं जाकर रिपोर्ट कर दीजिए। मुझे पता कुछ होने वाला है नहीं। इंस्पेक्टर बाबू को 100 रुपये दूंगा, काम खत्म। जस्टों का पैसा खिलाऊंगा। सलमान खान ने 25 करोड़ रुपये खिलाया, और सल्लू भाई देखे फिर दारू पी के मस्त है, क्योंकि उनको पता है कि जज साहब पैसा खा लेंगे। यूएस में पता है कि जूरी पैसा नहीं खाएगा। यूएस में एक मक्खी निकल जाए अगर मैकडी के बर्गर में, तो उनको लाखों का सोयाबीन के ऊपर
सूट हो जाता है और वो लोग, उनको पैसा पे करना पड़ता है, लोग सू कर देते हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अदालत में जाऊंगा तो वहाँ पर जो जूरी बैठी है वो मेरे हिसाब से फैसला करेगी, जनता के हिसाब से सोचेगी। तो ये विदेशी जो जो अपने जो कमीने नेता है, जब विदेश घूम के आते हैं, वहाँ से आके कभी बकते नहीं है लोग कि यहाँ पर अच्छे कानून की वजह से देश आगे बढ़ा, दुनिया आगे बढ़ी हुई है। और फालतू फालतू की बातें करते हैं लोग। भाई ये तो हर देश में घूम के आते हैं, यूरोप तो घूमते रहते हैं, दे नो एवरीथिंग। क्या इनको पता नहीं, सब हार्वर्ड से पढ़े हुए साले सब हैं। मनमोहन सिंह और जितने दुनिया भर के थे पहले, चिदम्बरम अभी भी जो है, मोदी तो हर हफ्ते विदेश घूम के आता है। दे नेवर से, क्योंकि उनका लॉस है भाई। इन सब की तो प्रॉपर्टी विदेशों में आप लोग का क्या होगा? तो आप लोग को सिर्फ इतना करना है कि लोगों को जागरूक कर देना है कि देखो भाई अच्छे कानून होते हैं, और कानून आने से ही ताकत आएगी। अगर कानून ना हो कि किसी को आप मारो और आपको सजा होगी, तो लोग मारते पीटते घूमे फिर सबको। आगे आगे बाकी ये वीडियो में और बात करेंगे, अभी के लिए इतना इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर फिलहाल एक बात समझिए कि आपको अगर कुछ अच्छे कानून लाने हैं तो उनके बारे में आपको फिर प्रचार करना है, बताना है लोगों को, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है इसको आगे बढ़ने का। थैंक यू।